हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ आज से पढ़ने वाले हैं रेलवे की दमदार पीवाईक्यू सीरीज को। देखिएगा, इस वाली सीरीज से पहले हम लोगों ने कंप्लीट पार्ट्स सीरीज को पढ़ना स्टार्ट किया था। कंप्लीट पार्ट सीरीज को हम लोगों ने पढ़ा, और यदि आप लोगों ने रेलवे की पार्ट सीरीज को नहीं पढ़ा है तो हम लोगों ने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर जाकर आप सभी पार्ट सीरीज को पढ़ सकते हैं। आज से स्टार्ट होने वाली है क्लास पीवाईक्यू सीरीज की। इस पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग देखिएगा, यहां पर मैंने आप लोगों की शिफ्ट लिख दी 2021 की शिफ्ट वाइज, और हर एक पेपर के रेलवे के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 पेपर को हम लोग देखने वाले। जिससे होगा क्या, तो रेलवे का एक पुराना पैटर्न आप लोगों को जो समझ में आएगा कि रेलवे किस प्रकार से प्रश्न जो पूछना चाह रहा है रेलवे में। यदि आप लोगों ने इस सीरीज को यदि फॉलो किया है तो शायद आप लोगों का सिलेक्शन होने से इस बार तो कोई भी नहीं रोक सकता, पर शर्त यह है कि इस सीरीज को आप लोगों को फॉलो करना होगा। चलिएगा, मैं बिगर किसी देरी से आज की इस क्लास की शुरुआत करूंगा पहले प्रश्न के साथ, और ये सारे पीवाईक्यू रहेंगे। और देखिए, बिल्कुल मैंने आप लोगों को क्लियर किया है कि शिफ्ट वाइज हम लोग चलेंगे। जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन के शिफ्ट वाइज के पीवाईक्यू सवालों को हम लोग ये वाली क्लास में देखने वाले हैं। चलिएगा, अब बढ़ेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। और पीवाईक्यू सीरीज में जो पहला पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर पहला हम लोगों को यहां पर देके रखा था। और क्वेश्चन और यदि आप लोग चैनल के साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिएगा, बढ़ेंगे पहले प्रश्न के साथ। और यहां पर देके रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का हिस्सा नहीं है। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का कौन सा 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है, हम लोगों से यहाँ पे यह पहला सवाल पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन दे के रखा है त्रिपुरा को, सिक्किम हम लोगों को देख के रखा है, मेघालय हम लोगों को यहां पर देख के रखा है, और मिजोरम हम लोगों को यहां पर देख के रखा है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश एक हम लोगों को 7 सिस्टर का हिस्सा देखना मिलेगा। एक आप लोगों का हम लोगों को यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों का नागालैंड कौन सा देखने को मिलेगा, नागालैंड देखने को मिलेगा। हम लोगों को आपका मेघालय कौन सा देखने को मिलेगा, तो मेघालय देखने को मिलेगा। मेघालय के बाद आप लोगों का मिजोरम कौन सा देखने को मिलेगा, मिजोरम। मिजोरम के बाद में आप लोगों का मणिपुर कौन सा दोस्तों, मणिपुर देखने को मिलेगा। मणिपुर के बाद आप लोगों का देखने को मिलेगा आसाम, कौन सा देखने को मिलेगा, आसाम। और एक आप लोगों का देखने को मिलेगा हमें त्रिपुरा। यह 7 सिस्टर हम लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि इनके सीएम का भी नाम यहां पर याद रख लो, यदि सवाल पूछ लेगा तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश के सीएम प्रेमा खांडू कौन देखने को मिलेंगे, प्रेमा खांडू हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पर। या नागालैंड के कौन देखने को मिलेंगे, माणिक शाह कौन देखने को मिलेंगे, माणिक शाह यहाँ पर याद रखना पड़ेगा आप सभी को। मेघालय के कौन देखने को मिलेंगे, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए कि कॉनरॉड संगमा कौन दोस्तों, कॉनरॉड संगमा यहाँ पर आप लोगों को सीएम देखने को मिलेंगे। वहीं पर बात करेंगे मिजोरम के, तो लाल होदुमा कौन दोस्तों, लाल होदुमा आप लोगों को सीएम देखने को मिलेंगे। मणिपुर के बीरेन सिंह दोस्तों कौन देखने को मिलेंगे, मणिपुर के बीरेन सिंह हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बात होगी आपकी यहाँ पे असम राज्य की, तो हेमंत बिस्व शर्मा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अब बच गए यहाँ पर त्रिपुरा, कौन बच गए दोस्तों, त्रिपुरा। हम लोग माफी चाहेंगे, ये जो त्रिपुरा है ये आप लोगों को यहाँ पर माणिक शाह कौन देखने को मिलेंगे, माणिक शाह यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यदि आप लोगों से प्रश्न यहाँ पर यह पूछ लिया जाता है, एक मिनट, यदि आप लोगों से प्रश्न ये पूछ लिया है कि नागालैंड के कौन देखने को मिलेंगे, तो नेफ्यू रियो कौन देखने को मिलेंगे, नेफ्यू रियो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। तो 7 सिस्टर भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, और उनके सीएम भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। पूरा आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। अब हम लोगों से सवाल जो पूछ लिया था कि 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है,
तो यहाँ पर सिक्किम हम लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होना था। और यदि सवाल पूछ लेगा कि जो सेवन सिस्टर हम लोगों को जो यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस राज्य का होगा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल हमें किस राज्य का क्षेत्रफल किस राज्य का देखने को मिलेगा, तो आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश का हमें देखने को मिलेगा, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा, सबसे छोटा क्षेत्रफल हमें किसका देखने को मिलेगा, तो आप लोगों का त्रिपुरा का। कौन से राज्य का, तो त्रिपुरा का आप लोगों को यहाँ पर 7,096 वर्ग किलोमीटर आप लोगों को क्षेत्रफल यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोग याद रखें कि रेलवे की यह खूबी है कि वो बिल्कुल जो बारीक प्रश्न जितने मैपिंग से पूछ सकता है वो आप लोगों से पूछता है। तो कभी न कभी आप लोगों से सेवन सिस्टर जो है उसका सबसे कम जो क्षेत्रफल भी वो भी आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछ सकता है। वहीं पर भारत का सबसे जो यदि सवाल पूछेगा सबसे छोटा जो राज्य है और वो भी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो हम लोगों को वो आप लोगों का गोवा देखने को मिलेगा। और गोवा का क्षेत्रफल जो कितना होगा, तो 3072 वर्ग किलोमीटर हम लोगों को इसका क्षेत्रफल यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। इस प्रकार के पैटर्न के सवाल आप लोगों को रेलवे में देखने को मिलते हैं। तो ये हम लोगों से पहला सवाल यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है, तो सिक्किम हम लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर त्रिपुरा के बारे में बात करेंगे, तो यह तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीन ओर से यह राज्य कौन सा होगा, तीन ओर से यह बांग्लादेश से यहाँ पर जो घिरा हुआ है। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। देखिए मणिपुर की खासियत, देखिए मणिपुर के सीएम हम लोगों को कौन जो देखने को मिले, तो यहाँ पर बीरेन सिंह जो देखने को मिलेंगे। और वहीं पर मणिपुर में हम लोगों को एक लोकटक, कौन सी दोस्तों, एक लोकटक झील देखने को मिलेगी। और यह लोकटक जो झील है यह आपकी पूर्वोत्तर भारत की, कौन सी दोस्तों, आपके पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यदि आप लोगों को सवाल पूछ लेगा कि पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हम लोगों को कौन सी देखने को मिलेगी, तो जवाब होगा कि आपके मणिपुर में हम लोगों को एक आपकी लोकटक झील यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इतना सारा सबको याद होना चाहिएगा। हम लोगों का जो राइट आंसर पड़ेगा वो सिक्किम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और यदि हाँ चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर दीजिएगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। एक ऑप्शन हम लोगों को नहीं दे के रखा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा गायब कर दिया है, हम लोग बना लेंगे इसमें। देखो सेकंड क्वेश्चन हम लोगों को जो पीवाईक्यू का शिफ्ट का हम लोगों को यहाँ पर दिया था कि किसी पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर मोल का प्रयोग किया जाता है। कौन सी चीज का, मोल का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ये हम लोगों को बिल्कुल हमें यहाँ पर सही आंसर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन हम लोगों को टेस्ला दे के रखा है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा कौन सा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र की जो भी आपकी इकाई होती है जो उसको हम लोग टेस्ला में यहाँ पर नापते हैं। किसमें नापते हैं, टेस्ला में हम लोग नापते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और जो कार्य करने की इकाई होती है, कार्य की जो भी हमारी इकाई यहाँ पर होती है और कार्य की जो हमारी इकाई होती है उसे हम लोग यहाँ पर जूल से नापते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और जो पदार्थ की मात्रा होती है, पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे मापने के लिए हम लोग मोल का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप लोगों को सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर बी जो हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा था, मोल हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न। जो थर्ड क्वेश्चन हम लोगों को शिफ्ट का क्या दे के रखा, तो देखो यही प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को कुछ देखो, या तो पीवाईक्यू से पूरा तो पेपर नहीं बनता, लेकिन हाफ पेपर पीवाई क्वेश्चन से आप लोगों को देखने को मिला। यदि आप लोगों ने, मेरा विश्वास करिए, यदि आप लोगों ने पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिया ना यहाँ से, भाई आप लोगों का सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता इस बार रेलवे में। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोगों को यहाँ पर क्या दे के रखा है,
कुडनकुलम नाभिक विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह योजना हमें किस राज्य में स्थित होती हुई यहाँ पर देखने को मिलेगी? कर्नाटक में, गुजरात में, तमिलनाडु में या राजस्थान में? तो तमिलनाडु में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिएगा, एक तो आप लोगों का कुडनकुलम, कौन सा? कुडानकुलम हमें यहाँ पर यह देखने को मिलेगा। ये जो है आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा? टीएन आपके तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। और कौन से देश के सहयोग से हम लोगों ने बनाया है? सवाल अब की बार यह न पूछ ले कि कौन से देश के सहयोग से हम लोगों ने इसको जो डेवलप किया है, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा रूस देश के सहयोग से हम लोगों ने बनाया है। फिर इसके बाद तमिलनाडु में एक कलपक्कम, कौन सा? कलपक्कम हम लोगों को देखने को मिलेगा। यह भी परमाणु विद्युत केंद्र है। यह भारत का, आप लोग याद रखिएगा, यह भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी हम लोगों को यहाँ पर नाभिकीय संयंत्र, कौन सा? नाभिकीय संयंत्र देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आप लोगों को देगा कि भारत का पूर्णतः नाभिकीय संयंत्र कौन सा देखने को मिलेगा? जवाब होगा कलपक्कम। और ये भी कहां पर स्थित दोस्तों? तो ये भी हम लोगों को, आप लोगों के तमिलनाडु में, कहां पर? तमिलनाडु में स्थित होता हुआ देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे नरोरा। तो नरोरा कहां पर स्थित? नरोरा हम लोगों को आपके उत्तर प्रदेश में, कहां पर? या आपके उत्तर प्रदेश में हम लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं पर जब हम लोग बात करेंगे आपके रावत भाटा, कौन सा दोस्तों? रावत भाटा के बारे में, तो रावत भाटा जो नाभिकीय केंद्र है, रावत भाटा जो नाभिकीय केंद्र है, ये हम लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा? यदि ये सवाल पूछेगा तो ये हम लोगों को, आप लोगों के राजस्थान में देखने को मिलेगा। और सवाल पूछ लेगा किस देश के सहयोग से बनाया है हम लोगों ने, तो कनाडा के सहयोग से हम लोगों ने इसको डेवलप भी किया था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर आप लोगों का काकरापारा, कौन सा दोस्तों? काकरापारा हम लोगों को देखने को मिलेगा। और काकरापारा कहां पर है? तो आपके गुजरात राज्य में काकरापारा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। काकरापारा के बाद दोस्तों आप लोगों का करगा, कौन सा? करगा हम लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा? तो करगा आप लोगों का कर्नाटक में हम लोगों को यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलता है। और वहीं पर जो भारत का पहला नाभिकीय जो विद्युत केंद्र है सर, उसका नाम होगा तारापुर, कौन सा? तारापुर विद्युत केंद्र, तारापुर नाभिकीय विद्युत केंद्र। और यह भारत का पहला था। सवाल पूछ लेगा कि यह कहां पर स्थित है, तो आप लोगों का भारत के महाराष्ट्र में, कहां पर? भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। और कौन से देश के सहयोग से हम लोगों ने बनाया है? कौन से देश के सहयोग से हम लोगों ने बनाया है? तो यूएसए के देश के सहयोग से बनाया। और पहली बार कब बनाया था? तो 1969 में हम लोगों ने इसको बनाया था। तो ये सभी आप लोगों को साथ यहाँ पर याद होना चाहिएगा। देखो, इसमें से ये याद जरूर कर लेना, ये जो कलपक्कम देखने को मिलेगा, ये भारत का पहला स्वदेशी पूर्णतः जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ये याद कर लेना। बाकी तो इंपॉर्टेंट है ही है। देखो, अगर एक यंत्र संयंत्र आप लोगों से सवाल पूछा था तो पॉसिबिलिटी होती है पीवाईक्यू, इसलिए जरूरी बन जाते हैं कि आने वाली परीक्षाओं में भी इस पैटर्न के सवालों को वो आप लोगों से पूछ लेगा। ठीक है, हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर तमिलनाडु हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने लिख लिया होगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो ये रॉकेट सिस्टम कौन सा देखने को मिलेगा और कौन ने स्थापित किया इसको? डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ ने इसको बनाया है। सवाल पूछ लेगा डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? जवाब होगा कि दिल्ली, न्यू दिल्ली में हम लोगों को इसका हेडक्वार्टर स्थापित जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। सवाल पूछ लेगा कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में हमें डीआरडीओ की स्थापना देखने को मिलेगी। सवाल पूछ लेगा कि वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान डीआरडीओ के अध्यक्ष हमें यहाँ पर कौन देखने को मिलेंगे? तो जवाब होगा कि एसवी कामत। एसवी कामत साहब हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और वहीं पर जो इन्होंने डीआरडीओ द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम बनाया, जिसका नाम है सर यहाँ पर
पिनाका। क्या नाम देखने को मिलेगा? पिनाका हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। आप लोगों को याद होना चाहिए पृथ्वी भी हमारे पास में एक रॉकेट सिस्टम है, एक मिसाइल प्रणाली है, जो आप लोगों को याद होना चाहिए कि पृथ्वी की जो मारक क्षमता है, पृथ्वी की जो मारक क्षमता देखने को मिलेगी वो हमें सतह से सतह, कहां से? सतह से सतह पर हमें इसकी मारक क्षमता यहां पर देखने को मिलेगी। और वहीं पर सवाल पूछ लेगा कि त्रिशूल की मारक क्षमता, जो त्रिशूल है, ये जो रॉकेट सिस्टम है, इसकी मारक क्षमता हम लोगों को कहां से देखने को मिलेगी? तो सतह से हवा में इसकी मारक क्षमता हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। हमारे सवाल का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। राइट आंसर होगा जिसका नाम होगा पिनाका, एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आपकी परीक्षाओं में जो यहाँ पर दे के रखा था, देखो आप लोगों को जो यहाँ पे सवाल दिया था कि आपके इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर में ये मिशन की शुरुआत की थी। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि आपके इसरो जो हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है, इसकी स्थापना आप लोगों को 15 अगस्त और 1929 में यहाँ पर देखने को मिलती है। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। देखो यहां पर आप लोगों को जो लोगों ने दिया है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन जो हम लोगों को दे के रखा था, इसकी शुरुआत, जो मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो जवाब होगा कि 5 नवंबर और 2013 को हम लोगों ने इसकी शुरुआत यहां पर की थी। और ये जो मार्स मिशन था, ये मंगल ग्रह की कक्षा में, कौन से? मंगल ग्रह की कक्षा में कब पहुंच गया था? तो आप लोगों को याद होना चाहिए 2014 में यह प्रवेश कर गया था। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2013 में हम लोगों को इसकी शुरुआत यहां पर देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, सबरीवाला मंदिर कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है, या आपके उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, या आपके आंध्र प्रदेश में? कौन सा? सबरीमाला टेम्पल हम लोगों को यहाँ पर देख के रखा है। तो सबरीमाला टेम्पल आप सभी जानते हैं कि सबरीमाला जो टेम्पल है हम लोगों को केरल राज्य में यहाँ पर देखने को मिलेगा। और केरल में आपकी एक वायनाड लोकसभा सीट है। कौन सी? वायनाड आपकी लोकसभा सीट है। लोकसभा यहाँ पर सीट हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो राहुल गांधी जी हैं वो यहीं से सांसद है। ठीक है, इसी केरल के जो वायनाड लोकसभा सीट है, यहां से वो यहाँ पर सांसद चुने गए। आप लोगों को याद होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हम लोगों को दे के रखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। हम लोगों से सवाल पूछा है कि दिल्ली में स्थित नहीं है। बारी बारी समझते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है और क्या इनसे सवाल बन सकते हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों का अलाई दरवाजा देखने को मिला। देखिएगा ये दरवाजा की स्थापना 1311 की बात है। और 1311 में इसकी स्थापना एक शासक हुआ खिलजी वंश का, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम देखने को मिला था? या आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, इसकी स्थापना यहाँ पर किया था। आप लोगों को याद होना चाहिए बुलंद दरवाजा जब यहाँ पर, जब मुगल शासक में, और मुगल शासकों में एक शासक हुआ जिसका नाम था अकबर। तो जो अकबर ने अपने शासन काल में क्या किया था कि 1572 में, ये डेट याद रखिएगा कि 1572 में इस अकबर ने गुजरात का अभियान चलाया। कौन सा अभियान? गुजरात का अभियान चलाया। और गुजरात के अभियान पर जब यह जीत जाता है, तो यही जीत के उपलक्ष्य में जो अकबर ने यहाँ पर, कहां पर दोस्तों? जवाब होगा कि फतेहपुर सीकरी। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। ये याद रखिएगा आप सभी, फतेहपुर सीकरी में आप लोगों का बुलंद दरवाजा बनवाया। क्या बनवाया? बुलंद जो दरवाजा इसने यहां पर बनाया। आप लोगों को याद होना चाहिए जब अकबर द्वारा गुजरात का अभियान जब यहाँ पर चलाया गया था, तो यहीं पर सबसे पहले इसने पुर्तगाली को देखा। कौन को देखा था? तो पुर्तगाली शक्ति को देखा था।
पुर्तगालियों को यहाँ पर देखा था और सबसे पहले इसी अकबर ने यहाँ पर सबसे पहले समुद्र को देखा था। कौन को देखा था? समुद्र को देखा था। ये भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं, तो आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। यह आपका इंडिया गेट का जो डिजाइन बनाया था, तो यह डिजाइन कौन ने बनाया था? तो आपका लूटियस। कौन सा? लूटियस करके यह आपका व्यक्ति था, जिसने इसका जो डिजाइन जो तैयार किया था, किसके स्वागत में बनाया था? किसके स्वागत में इसको तैयार किया था? तो जॉर्ज पंचम। कौन आ रहे थे भारत में? जॉर्ज पंचम आ रहे थे, इनकी स्वागत में बनाया था। और कब बनकर तैयार हो गया था? कब बनकर पूर्णतः तैयार हो गया था? तो 1921 में यह बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। आप सभी को याद होना चाहिएगा। यहां से और भी क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, कौन सा हुआ था दोस्तों? फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हमें देखने को मिलेगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार देखने को मिलेगा। इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो भी भारतीय शहीद हुए थे, जो भी भारतीय सैनिक शहीद हुए थे यहाँ पर ब्रिटिश की तरफ, क्योंकि ब्रिटिश का हम लोगों ने यहाँ पर साथ दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जितने भी भारतीय सैनिक यहाँ पर शहीद हुए थे, तो भारतीय सैनिक के यहाँ पर सभी शहीदों के यहाँ पर क्या लिखे गए हैं? तो नाम लिखे गए हैं। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि जो आपका दिल्ली में आप लोगों का इंडिया गेट देखने को मिलता है, उसमें कौन से वार में शामिल हुए शहीदों के नाम देखने को मिलेगा? तो जवाब होगा यहाँ पर कि आपके जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें जितने भारतीय सैनिक शहीद थे, सभी का नाम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कब से कब तक हुआ था? तो 1914 से लगाकर तो 18 तक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार आप लोगों को 1939 से लगाकर तो 1944 तक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यह आपका सेकेंड वर्ल्ड वार था और ये आप लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वार आप लोगों का देखने को मिलेगा। अब इसमें जो आपका अलाई दरवाजा है, ये तो हम लोगों को आप लोगों का दिल्ली में देखने को मिलेगा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, मतलब यूपी में हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। हुमायूं का मकबरा भी आप लोगों को यहाँ पर दिल्ली में यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब मेरा आप सभी से यह सवाल है कि दिल्ली, ये जो दिल्ली में हुमायूं का टॉम हमें देखने को मिलता है, हुमायूं का मकबरा जो हमें देखने को मिलेगा, किसके द्वारा इसको बनवाया गया था? इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 पे ही अभी हम लोग पहुंचे हैं। 8वां जो प्रश्न हम लोगों को जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये 2021 में सवाल पूछा गया था और ये 55वां आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एन या आपका अच्युतन नंबूदरी को यहाँ पर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ज्ञानपीठ यदि हम लोग पुरस्कार की यहाँ पर बात करेंगे, सवाल ये करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना कब देखने को मिला था? तो 1961 में इसकी स्थापना हमें जो देखने को मिली। पहली बार कब दिया गया था? पहली बार किस व्यक्ति को दिया गया था? तो जी शंकर कुरूप। कौन दोस्तों? जी शंकर कुरूप को यहाँ पर दिया गया था। सबसे पहले जो इनको यहाँ पर दिया गया था। आप लोगों को सवाल पूछ लेगा कौन सी भाषा में दिया गया, तो जवाब होगा कि मलयालम भाषा। कौन सी भाषा? मलयालम भाषा में दिया गया था। पहली महिला कौन थी दोस्तों? सवाल पूछ लेगा पहली महिला कौन थी जिनको यहाँ पर दिया गया था, तो जवाब होगा आशा पूर्ण देवी। कौन दोस्तों? आशा पूर्ण देवी थी, जो इन्हें बंगाली भाषा के लिए, कौन सी भाषा के लिए दोस्तों? बंगाली भाषा के लिए यहाँ पर दिया गया था। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर सवाल यह पूछ लेगा कि पहली महिला जिन्हें हिंदी के लिए दिया गया था, यानी हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था, तो सुमित्रा नंद पंत। कौन दोस्तों? सुमित्रा नंद पंत को यहाँ पर क्या किया गया था? पंत को सबसे पहले यह यहाँ पर दिया गया था। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और आपके अंग्रेजी भाषा के लिए कौन सी? या आपके अंग्रेजी भाषा के लिए
या आपके अंग्रेजी भाषा के लिए पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यह कौन को मिला? तो जवाब होगा कि आपके अमिताभ घोष को यहाँ पर पहली बार दिया गया अंग्रेजी भाषा के लिए। यह आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिएगा। अब आप देखो, यदि सवाल पूछ लेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में सर्वाधिक बार दी, मतलब कौन सी भाषा के लोगों को सर्वाधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पर दिए गए, तो जवाब होगा कन्नड़ भाषा। कौन सी भाषा? कन्नड़ भाषा के लिए सर्वाधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी तक दिए गए हैं। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, आप लोगों को याद यहाँ पर होना चाहिएगा हमारे सवाल। और वहीं पर जो 57वें कौन से दोस्तों? 57वें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार दिए गए, दामोदर मोजे, कौन को दोस्तों? दामोदर मोजे को यहाँ पर दिए गए, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर आप लोगों को यदि सवाल पूछ लेगा कि आप लोगों के 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन को दिए गए, यदि आप लोगों से यह सवाल बन जाएगा और यदि यह सवाल पूछ लेगा, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि संस्कृत के क्षेत्र में स्वामी राम भद्राचार्य जी को यहाँ पर दिया गया, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और आप लोगों के फिर आप लोगों के या फिर उर्दू भाषा के लिए यहाँ पर गुलजार साहब, कौन से दोस्तों? गुलजार साहब को यहाँ पर दिया जाता है। तो ये अभी हाल ही में या आपके 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हुई थी और ये 2024 में हाल ही में यह दिए गए हैं। तो आपके 98 तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए, इससे पहले 57 वाले भी आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। उसके साथ ये भी डाटा आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कारों के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और आगे जो हम लोगों को सवाल देखने को मिला था, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध जो दांडी मार्च प्रारंभ किया था, दांडी गुजरात के कौन से जिले में है? बेहद सरल प्रश्न है, लेकिन ये सरल भी हम लोग नहीं मान सकते क्योंकि हम दांडी मार्च को पूरा पढ़ते हैं, लेकिन वो जो जिला होता है उसको हम लोग पढ़ना छोड़ देते हैं। तो नवसारी जिला, कौन सा जिला? तो नवसारी जिला हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। 10वां प्रश्न जो आप सभी को यहाँ पर देख रखा है, कंप्यूटर और आपके इंटरनेट के डोमेन के रूप में यूआरएल का प्रयोग किया जाता है। देखो सिंपल सी भाषा है कि कंप्यूटर से आप लोगों को क्वेश्चन तो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ कितने सकता है कि जो पहली शिफ्ट होगी, जो पहली पाली होगी सीबीटी 1 की, उसमें 38, 39 या 40 क्वेश्चन तक आप लोगों को जीके देखने को मिलेंगे। जो सीबीटी 2 देखने को मिलेगा, उसमें जो सीबीटी 2 में आप लोग मान के चलिएगा कि सीबीटी 2 जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इससे 4 से 5 प्रश्न कंप्यूटर से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जो सीबीटी 1 होगा, इसी सीबीटी 1 में 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्यूटर से देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप लोग वेटेज मान के चलिएगा कंप्यूटर का। ठीक है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, सवाल हम लोगों को दिया है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर होऊंगा, ये किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक या चंद्रशेखर आजाद? आप सभी जानते हैं जो कहा था बाल गंगाधर तिलक साहब ने यहाँ पर कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ना। मॉडर्न इंडिया से आप लोगों को स्लोगन भी सारे आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों को देखने को मिलेगा कि 1 अप्रैल 2019 को किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था? तो आपकी ये विजया बैंक, कौन सी बैंक? आपकी विजया बैंक आप लोगों की है, हम लोगों को देखने को मिलेगी। और आपकी विजया बैंक के बाद में आप लोगों की देना बैंक, कौन सी बैंक दोस्तों? देना बैंक। इन दोनों का विलय 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा, कौन सी बैंक में? यही जो बैंक आप लोगों को देखने को मिलेगी
तो बैंक ऑफ बड़ौदा में इन दोनों का विलय यहाँ पर किया गया, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर आपकी सिंडिकेट बैंक, कौन सी, सिंडिकेट जो बैंक है, इसी सिंडिकेट बैंक का जो विलय है आप लोगों को केनरा बैंक में, कौन सी बैंक में, केनरा बैंक में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर आप लोगों की आंध्र बैंक, कौन सी बैंक, आंध्र बैंक, और आंध्र बैंक के साथ आप लोगों की यहाँ पर एक बैंक और है, कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन जो बैंक है, इन दोनों बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, इन दोनों को कौन सी बैंक में विलय यहाँ पर किया गया, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा यूनियन बैंक, कौन सी बैंक में दोस्तों, यूनियन बैंक में यहाँ पर किया गया, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और पहली बार भारत सरकार ने कब किया था, पहली बार भारत में जो बैंकों का विलय कब किया गया था, तो 1969 में पहली बार यहाँ पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और वहीं पर फिर आप लोगों का सेकेंड टाइम कब किया गया था, फिर आप लोगों का 1900 या आपके 80 में 6 बैंकों का यहाँ पर राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। देखो यहाँ पे प्रश्न तो या आपके इसी प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो एक पैटर्न आप लोगों को यहां से पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध को जो दर्शाता है, तो सहजीवी संबंध कौन से दोस्तों, सहजीवी संबंध को दर्शाता है, हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। काई, यूथोथिक्स, जल पितलिया या फ्लूनेरिया, तो आप लोगों को काई दर्शाता है, मॉस दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो यही तो सवाल पूछा था। यदि आप लोगों को सवाल पूछेगा आलू अनुसंधान केंद्र, कौन सा आलू अनुसंधान केंद्र आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा, तो शिमला, कहां पर देखने को मिलेगा, शिमला में देखने को मिलेगा। सवाल पूछ लेगा जो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये आप लोगों का कटक, हम लोगों को उड़ीसा में यहां पर देखने को मिलेगा। सवाल पूछ लेगा दोस्तों केंद्रीय लाख अनुसंधान केंद्र आप लोगों का कहां पर देखने को मिलेगा, तो आप लोगों का रांची में हमें देखने को मिलेगा। और वहीं पर केंद्रीय मौसम जो वेधशाला है, केंद्रीय मौसम जो वेधशाला का हेडक्वार्टर हम लोगों को इसी प्रकार से हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछे जाएंगे, हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलेगा, तो आप लोगों का पुणे में हम लोगों को देखने को मिलेगा। और वहीं पर दोस्तों सवाल पूछ लेगा कि केंद्रीय आप लोगों का या आपका औषधि या आपका अनुसंधान केंद्र कहां पर देखने को मिले था, तो ये आप लोगों का हम लोगों को लखनऊ में, कहां पर, लखनऊ में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, ठीक है। तो हमारे सवाल का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल हम लोग यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। एक और यहाँ पर याद कर लो, कुछ तो आप लोगों के इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो एक आप लोगों का यहाँ पर सवाल पूछ लेगा कि जो केंद्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान जो केंद्र है भारत में देखने को मिलेगा आप लोगों का देहरादून, कहां पर, देहरादून में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। पर हम लोगों से जो सवाल पूछा था केंद्रीय आलू रिसर्च सेंटर पूछा था, तो आप लोगों का शिमला में हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिलता है। बाकी ये भी रिसर्च सेंटर आप लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से याद होना चाहिएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर जो 15 की ओर रुख करेंगे। और क्या हम लोगों को दे के रखा है, निम्नलिखित में कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो बिम्स्टेक का यहाँ पर सदस्य नहीं है, हम लोगों को देखने को मिलेगा भारत, नेपाल, भूटान या फिर मालदीव। 4 ऑप्शन हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मालदीव हम लोगों को नहीं देखने को मिलेगा,
देखिएगा ये है प्यारा भारत, और जो प्यारा भारत हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसी प्यारे भारत का इस प्रकार की स्थिति है। मैप तो हम लोग सही से बना नहीं पाए हैं, माफी चाहेंगे आप सभी से, पर ठीक ठाक ही बना है मेरी नजर में। तो ये भारत बिम्स्टेक का सदस्य है, ठीक है। यहां से जो आप लोगों का देखने को मिलेगा, यहां पर आप लोगों का एक देश हमें देखने को मिलेगा भूटान, तो भूटान भी इसी का मेंबर है। भूटान के बाद यहां से आप लोगों का नेपाल देखने को मिलेगा, ये भी सदस्य है। इसके बाद यहां से एक देश आप लोगों का बांग्लादेश, बांग्लादेश भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। बांग्लादेश के बाद यहाँ पे जो सीमा से जो पूरी तरीके से लगा हुआ है हमारा म्यांमार, कौन सा, म्यांमार हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसका जस्ट पड़ोसी हम लोगों को यहाँ पर थाईलैंड, कौन सा देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये सभी के सभी बिम्स्टेक के सदस्य हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर हिंद महासागर का मोती कहा जाता है श्रीलंका, तो कौन सा, श्रीलंका भी हमें देखने को मिलेगा भारत। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों मेंबर हमें बिम्स्टेक के सदस्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब आप सभी को ये जवाब देना है कि बिम्स्टेक जो संघ है, संघ की स्थापना हम लोगों को कहां पर देखने को मिलती है और इसका हेडक्वार्टर हम लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा, इस सवाल का जवाब देना है। हमारे सवाल का जवाब है बिल्कुल जो जो कौन से मेंबर नहीं, तो मालदीव यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हम लोगों को स्वामी विवेकानंद नहीं देखने को मिले, आत्माराम पांडुरंग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल पूछेगा कि आपकी जो प्रार्थना समाज है, यही प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था। तो स्थापना या आपके 1867 में हम लोगों को देखने को मिले, किसके द्वारा, तो केशव चंद्र सेन, कौन दोस्तों, केशव चंद्र सेन के माध्यम से। और फिर इसमें आपके आत्माराम पांडुरंग भी शामिल थे, आत्माराम पांडुरंग यहाँ शामिल थे, इनके द्वारा केशव चंद्र ये प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है। आप लोगों को याद होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करेंगे तो इनके द्वारा एक आर्य समाज की स्थापना की जाती, कौन से, आर्य समाज की स्थापना की जाती। और आर्य समाज की स्थापना 1800 जो ये आपके 75 में स्थापना की जाती है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा इनके द्वारा। और राजा राम मोहन राय के द्वारा एक तो आप लोगों की आर्य समाज, कौन सा, सॉरी आर्य समाज तो इन्हीं के द्वारा स्थापना की गई है जी। जो तो इनके द्वारा ब्रह्म समाज, कौन सा समाज दोस्तों, एक ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। और ब्रह्म समाज की स्थापना इनके द्वारा 1828 में की गई। और फिर इनके द्वारा राजा राम मोहन राय जी के द्वारा क्या किया गया था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि 1829 में यहाँ पर लॉर्ड विलियम, कौन दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेटिंग की सहायता से जिन्होंने भारत में क्या किया था, पुण्यतः सती प्रथा का समाप्ति किया था, सती प्रथा को यहाँ पर समाप्ति किया था। और राजा राम मोहन राय के बारे में सवाल पूछ लेगा कि इनको राजा का टाइटल कौन ने दिया था। ये जो राजा की उपाधि हम लोगों को देखने को मिली, ये किसके द्वारा दी गई थी, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा यह जो दिया गया था उस समय जो मुगल शासक हुआ करता था उसका नाम था अकबर द्वितीय, इसके द्वारा यह उपाधि यहाँ पर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, या आपका इनमें से दक्षिण अमेरिका में कौन से दो स्थलबद्ध यहाँ पर देश है, कौन से, या आपकी स्थलबद्ध का मतलब है कि उन दोनों देशों की सीमा, देखो या आपकी स्थलबद्ध, मैं यहाँ पर परिभाषा बताता हूं, या आपके स्थलबद्ध या लैंडलॉक का मतलब क्या होगा। लैंडलॉक हम लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, यानी उन देशों की सीमा न तो किसी महासागर से लगती हो, न किसी सागर से लगती है, और न ही किसी खाड़ी से लगती है। तो जिस देश की सीमा इन तीनों जल मार्ग से नहीं लगती वह आपके स्थलबद्ध देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर छोटा सा हम लोग आप लोगों का
दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है इसका मैप बनाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों का इसका मैप यहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है। ये आप लोगों का दक्षिणी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसका मैंने आप लोगों को मैप बनाया है। इस प्रकार का मैप हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिएगा, जब हम लोग इस कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर एक आप लोगों का एक हमें देश देखने को मिलेगा जिसका नाम रहेगा यहाँ पर कोलंबिया। ये कौन सा देश है? तो कोलंबिया आप लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलेगा। कोलंबिया के बाद में यहां से लगाकर जो ये है आप लोगों का एक कंट्री देखने को मिलेगी, इसका नाम है आप लोगों का इक्वाडोर। कौन सा? ये आपका इक्वाडोर देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर जो कंट्री देखने को मिलेगी आप लोगों की पेरू। कौन सी देखने को मिलेगी? पेरू देखने को मिलेगा। इसके बाद कंटिन्यूसली ये जो पूरा लेंथ है आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आप लोगों का देश आप लोगों को देखने को मिलेगा चिली। यहां पर यह देखने को मिलता है चिली। चिली के बाद में यहां पर जो आप लोगों का वेनेजुएला। कौन सा? वेनेजुएला कंट्री देखने को मिलेगी। वेनेजुएला के बाद में यहां पर जो देखने को मिलेगा इसका नाम रहेगा गुयाना। कौन सा? गुयाना। यहां पर आप लोगों का सूरीनाम। कौन सा दोस्तों? सूरीनाम एक देश देखने को मिलेगा। और इसकी जस्ट बाउंड्री पर यहाँ पर हम लोगों को फ्रेंच गुयाना। कौन सा दोस्तों? फ्रेंच गुयाना। इस प्रकार से मैप हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को आप लोगों का बोलीविया। कौन सा दोस्तों? बोलीविया देखने को मिलेगा। और बोलीविया के बाद ये जो है यहाँ पर आप लोगों का हम लोगों को एक कंट्री देखने को मिलेगी, इसका नाम है पेराग्वे। कौन सा? पेराग्वे हमें देखने को मिलेगा। पेराग्वे के बाद ये जो है ये हम लोगों को आप लोगों का उरुग्वे यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद ये जो बाकी का बचा इलाका है ये हमें आप लोगों का अर्जेंटीना यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद जो पूरा है ये जो है ये बहुत ही बड़ा जो जल क्षेत्र है ये आप लोगों को ब्राजील यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से पूरा मैप हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब जो लैंडलॉक का मतलब है जिनकी सीमा जलमार्ग को यहाँ पर स्पर्श नहीं करती है, तो आप लोगों का देखो यहाँ पर एक तो आप लोगों का बोलीविया रह गया, एक तो आप लोगों का बोलीविया रह गया, और बोलीविया के बाद एक आप लोगों का पेराग्वे। कौन सा रह गया? पेराग्वे। ये दो लैंडलॉक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इस महाद्वीप में जितने भी देश हमें देखने को मिलते हैं सबकी सीमा ब्राजील से लगती है, सभी की सीमा। लेकिन अपवाद में दो देश है जिनकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती है। एक तो आप लोगों का इक्वाडोर हो गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों का इक्वाडोर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एक आप लोगों का हमें यहाँ पर चिली। कौन देखने को मिलेगा? चिली। इन दोनों की सीमा आपकी ब्राजील से नहीं लगती है, ब्राजील से यहाँ पर नहीं लगती है। बाकी सभी की सीमा आप लोग देख सकते हैं ब्राजील से यहाँ पर सीमा लगेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर आप लोगों को मैं मान के चलता हूं कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और यहीं पर आप लोगों के कोलंबिया, ये जो कोलंबिया मैंने आप लोगों को क्षेत्र बताया, यहाँ पर कोलंबिया से एक आपकी पर्वतमाला यहाँ पर शुरुआत होती है। इसी कोलंबिया से लगाकर आप लोगों के चिली तक, कहां पर? चिली तक आप लोगों की एक पर्वतमाला देखने को मिलेगी, इसका नाम है आप लोगों की, जवाब होगा कि आपकी एंडीज पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? या आपकी एंडीज पर्वतमाला हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 7200 किलोमीटर हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। किस प्रकार के पर्वत उदाहरण है? तो आप लोगों की वलित पर्वत का उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसी दक्षिण अमेरिका में कौन से प्रकार के घास पाए जाते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, एक तो सवाना और एक आप लोगों का पंपास। कौन सा देखने को मिलेगा? पंपास। और एक आप लोगों का अल्फा अल्फा। कौन सा? अल्फा अल्फा। तो ये विशिष्ट प्रकार के घास हमें इस कॉन्टिनेंट में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर समझ में आना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा, यानी पेराग्वे।
और जो बोलीविया है, ये दो हमें ऐसे देश देखने को मिलेंगे जिनकी सीमा आप लोगों के ब्राजील, ये सॉरी पेराग्वे और आपका बोलीविया, जो पूरी तरीके से लैंडलॉक हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और आप लोगों का देश जिसका नाम हो गया या आपका इक्वाडोर, और एक हो गया आप लोगों का चिली। ये जो दो हमें देखने को मिलेंगे, इन दोनों की सीमा ब्राजील से नहीं लगती, बाकी इसके अंदर जितने भी देश देखेंगे सबकी सीमा आपके ब्राजील के साथ यहाँ पर लगती है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा थीम का क्या सौंपी गई थी 2020 के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए जैव विविधता हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ जो यूएनओ है, जो संयुक्त जो राष्ट्र है, उसके द्वारा कुछ वर्ष घोषित किए जाते हैं हर वर्ष। जैसे 2023 को इन्होंने बाजरा वर्ष, कौन सा बाजरा वर्ष यहाँ पर घोषित किया था, यानी मोटे अनाज का वर्ष इन्होंने यहाँ पर घोषित किया था। 2024 का इन्होंने जो घोषित किया था वो उष्ण कणों का वर्ष, उष्ण कणों का जो वर्ष इन्होंने घोषित किया था, यानी केमिलिस्ट इन्होंने वर्ष घोषित किया था यहाँ पर। अब आप सभी को याद होना चाहिएगा कि 2025 का वर्ष इन्होंने क्या घोषित यहाँ पर किया है। तो ये उष्ण गणों है, उष्ण गणों का वर्ष, और 2023 का जो वर्ष था वो बाजरा का वर्ष इन्होंने घोषित किया था। तो ये आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देना है कि जो 2025 का होगा, ये कौन सा वर्ष इनके द्वारा घोषित यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलता है। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो कौन सा विषाणु से होता है? टाइफाइड, तपेदिक, हैजा, चिकन पॉक्स। आप सभी जानते हैं चिकन पॉक्स इसका आंसर होना चाहिए। बेहद सरल प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये कुछ सरल वरल नहीं होता। जब परीक्षा में बैठते हैं ना तो समझ में आता है कि पेपर आता कैसा है। ठीक है, यहाँ पर बोलना, चार दीवारों के अंदर बोलना, ठीक है, और परीक्षा में बोलना पेपर कैसा गया, तो जमीन जो आसमान का अंतर है। ठीक है, ठीक है, तो ये नहीं बोल सकते कि CBT 1 भी आएगा। तो इस बार बिल्कुल सरल पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए वैसे ही पोस्ट कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो एक अच्छा टोट लेवल, एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा आप लोगों को। और उस कंपटीशन से अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों का उस कंपटीशन में भी आप लोगों का सिलेक्शन हो, तो आप मान के चलिए PYQ बेहद जरूरी है। PYQ एक अच्छा थ्योरी क्लास आप लोग पढ़े, उसके बाद फिर एक आप लोगों की PYQ क्लास के बाद आप लोगों की मॉक टेस्ट जरूर लगाई, तो आप लोगों का सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। ये जरूर आप लोगों को फॉलो करना, जितना टाइम मिले एक दिन। यदि आप लोगों का 60 से 65% थ्योरी क्लास में यदि आप लोगों का थ्योरी क्लास कंप्लीट हो गया, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो मैं ये आप लोगों से बोलना चाहूंगा एक दिन में एक नहीं दो मॉक टेस्ट दें आप। ठीक है, CBT 1 भी दे और CBT 2 भी दे। यदि रेलवे को यदि पार करना, जो देखो चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो आपका RPF हो, या CBT 2 हो, या आपका NTPC में, तीनों का ही सिलेबस सेम है। टफ क्या होगा तो CBT 2 होगा, रेलवे में वो भी आप लोगों का NTPC होगा। तो उसके मॉक टेस्ट दें, आपको नंबर आ रहे हैं 90 नंबर आ रहे हैं, 92 नंबर तक आप पहुंच पा रहे हैं, ये मान के चलेगा आपका सिलेक्शन सही है। इससे ज्यादा कट ऑफ, ज्यादा कट ऑफ CBT 2 का आप लोगों को देखने को मिल सकता है, वो 100 नंबर तक देखने को मिल सकता है। 100 नंबर भी कम आएंगे जब नॉर्मलाइजिंग नंबर आप लोग देखने को मिलेंगे। रोमार्क्स भी आपको 90 to 93 तक देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों का मान के चलिए सिलेक्शन आप लोगों का सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही देखने को मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या देखने को मिलेगा, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है, हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखो हमें सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की यहाँ पर देखने को मिलेगी, और देखने कितने मिलेगी 1214 किलोमीटर हम लोगों को देखने को मिलेगी। इसके बाद में आंध्र प्रदेश की हमें देखने को मिलेगी, तो कितनी देखने को मिलेगी, तो आंध्र प्रदेश की 973 किलोमीटर देखने को मिलेगी। इसके बाद में फिर आप लोगों के तमिलनाडु की कहाँ की देखने को मिलेंगी, आप लोगों की तमिलनाडु की देखने को मिलेगी, जो कितनी 906 किलोमीटर हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद में महाराष्ट्र किसकी देखने को मिले तटरेखा, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की 954 किलोमीटर ही हम लोगों को यहाँ पर देखने की। और भारतीय मुख्य भूमि जो तटरेखा वाले राज्य हैं
बिल्कुल हमें नो तट रेखा वाले राज्य यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, देखो यहाँ पर तो आप लोगों का गुजरात हमें देखने को मिलेगा। गुजरात के बाद यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र है। इसके बाद महाराष्ट्र के नीचे हमारा गोवा। गोवा के बाद में हमारा कर्नाटक हम लोगों को देखने को मिलेगा। कर्नाटक के बाद हमारा केरल हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद में TN फॉर तमिलनाडु। इसके बाद फिर आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों का आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद में आप लोगों का उड़ीसा हमें देखने को मिलेगा। और इसके बाद में आप लोगों का पश्चिम बंगाल। ये भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र से या बड़े जलाशय से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो सबसे लंबी तट रेखा तो गुजरात की हमें देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी जो डी होगा हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। काफी टाइम हो गया है, मुझे लगता है काफी प्रश्न है क्योंकि पहले ही शिफ्ट में आए थे सारे। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण आपका अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? देखो, एक तो आप लोगों का भारतीय वन एक्ट, कौन सा? भारतीय वन एक्ट जो आप लोगों से पूछा जाएगा ये 1927 में आप लोगों से। और एक वन्य जीव संरक्षण एक्ट, वन्य जीव जो आपका संरक्षण एक्ट है ये आप लोगों का सवाल पूछा जाएगा या आपका 1980 में। इसके बाद आप लोगों का पर्यावरण, कौन सा? आप लोगों का पर्यावरण संरक्षण एक्ट। पर्यावरण संरक्षण एक्ट यदि सवाल पूछा जाएगा तो ये आपका 1986 में देखने को मिलेगा। और वहीं पर जैव विविधता, कौन सा? जैव विविधता जो क्षेत्र है ये यदि सवाल पूछेगा तो ये 2002 में एक्ट हमें देखने को मिला था। हमारे सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी देखने को मिला। 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट माननीय संसद द्वारा यहाँ पर पारित किया गया था। ठीक है, ठीक है। अगर समझ में आ रही है प्रॉपर क्लासेस, यदि आप लोगों को समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि बेहद आपको प्रसन्न समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि शायद इस PYQ सीरीज से हमारा कुछ फायदा होने वाला, आपका, आपके दोस्त का, आपके जो सहपाठी उनका फायदा होने वाला है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा बढ़ेंगे 22 वाले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या देखने को मिला था पहले शिफ्ट का? निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती? इस्पात में जा सकती है, दूध में, वायु में, वैक्यूम में नहीं जा सकती, निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सवाल का राइट आंसर है। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। देखो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? निम्नलिखित में कौन सा जो दर्रा है, दर्श नहीं है ये दर्रा है, ठीक है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो ये जोजिल्ला दर्रा। कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये जोजिल्ला दर्रा जोड़ता है। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। इसके बाद में जो नाथुल्ला और जेलेपला दर्रा, ये दोनों ही हमें सिक्किम में कहां पर देखने को मिलेंगे? भारतीय राज्य सिक्किम में देखने को मिलेगी। और जो 1962 में जो बैटल हुआ था भारत और चाइना का, उस युद्ध में क्या हो गया था? नाथुल्ला दर्रा बंद हो गया था। फिर इसके बाद नाथुल्ला दर्रा 2006 में यहाँ पर चालू किया गया था। 44 सालों के बाद इसको चालू किया गया था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। वहीं पर जम्मू एंड जो कश्मीर में आप लोगों का एक बनिहाल दर्रा देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोगों की आपकी जवाहर सुरंग, कौन सी सुरंग? जवाहर लाल जो जवाहर सुरंग है हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न है बेहद सरल प्रश्न है, हम लोगों से सवाल पूछा है। सेरिकल्चर शब्द निम्न में किसी ये मछली जो पालन से है, मछली पालन, रेशम, पक्षी पालन, मधुमक्खी पालन, नहीं रेशम की खेती से है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होना था। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। देखो बेहद अच्छा प्रश्न है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो ये 2020 में हम लोग सवाल पूछेंगे। तो ये 2020 के कहां पर हुए थे? तो आपके गुवाहाटी, कहां पर हुए थे? 2020 के, हाँ गुवाहाटी में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 2021 के आपके पंचकुला, कहां पर हुए थे? पंचकुला में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। 2022 के हम लोगों को कहां पर देखने को मिले थे?
तो आपके मध्य प्रदेश में हम लोगों को देखने को मिले थे। इसके बाद 2000 जो 23-24 के हैं वो जनवरी माह में आपके अभी हाल ही में तमिलनाडु में कहां पर हुए हैं, तमिलनाडु में यहाँ पर हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या देखने को मिलेगा, गुवाहाटी हम लोगों को देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर यह होगा। ठीक है, चलो बढ़े नेक्स्ट प्रश्न पर। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या देखने को मिलेगा, सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के लिए सबसे उपयुक्त तो औसत क्या है, बहुलक, परिसर, माध्यमिका या माध्य। तो मीन से हम लोग नाप सकते हैं, मीन जो हो माध्य था वो सबसे उपयुक्त तो बेटर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का सही आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली हाई स्पीड सेमी ट्रेन वंदे एक्सप्रेस चलती है। तो ये जो चलती है मतलब अब तो बहुत जगहों पर चलती है, जब पहले स्टार्टिंग किया था तो दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में चली थी। आप लोगों को याद होना चाहिए, ये सवाल पूछेगा भारत की पहली पहली बुलेट ट्रेन, भारत की पहली बुलेट ट्रेन है वो किसकी इसके मध्य चलेगी। एक आप लोगों का शहर जिसका नाम होगा यहाँ पर आप लोगों का या आपके अहमदाबाद से तो मुंबई के बीच में यह चलेगी। इसकी टोटल दूरी 508 किलोमीटर हमें देखने को मिलेगी। कौन से देश के सहयोग से हम लोग इसको बना रहे हैं, कौन से देश के सहयोग से, तो हम लोग ने जापान देश के सहयोग से हम लोगों ने इसको बनाया था। उस समय जब हम लोगों ने जापान से सहयोगिता प्राप्ति की थी, उस समय वहां के पीएम कौन हुआ करते थे, शिंजो आबे। कौन हुआ करते थे, शिंजो आबे हुआ करते थे। तो ये भी आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछ सकता है कि जब भारत सरकार के और उस समय भारत के पीएम कौन थे, तो थे नरेंद्र मोदी। आज भी नरेंद्र मोदी हैं। तो नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे के मध्य समझौता हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कब चली थी, सवाल पूछ लेगा कि मेट्रो ट्रेन, तो ये 2000 ये मेट्रो ट्रेन 1984 में जो हमें ये आपकी कोलकाता शहर में चलती हुई देखने को मिलती है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 28 पर चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 28 हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, चित्रकला की पट्ट चित्र शैली निम्न में किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है। तो यहाँ पर पट्ट चित्र, तो पट्ट चित्र आपके उड़ीसा के कहाँ के देखने को मिलते हैं, या आपके उड़ीसा के। एक आप लोगों की रंगोली, कौन सी दोस्तों, एक आपकी रंगोली आर्ट है, ये हम लोगों को आप लोगों का महाराष्ट्र का देखने को मिलेगा। और वहीं पर आप लोगों का मडाना आप लोगों का कहाँ पर, राजस्थान में हम देखने को मिलेगा। एक आप लोगों का एपन, कहाँ पर एपन, ये हम लोगों का आपके उत्तराखंड, कहाँ का आप लोगों का, हम लोगों को उत्तराखंड का देखने को मिलेगा। और वहीं पर आप लोगों का कलमकारी, कौन सा, कलमकारी, तो कलमकारी कहाँ का देखने को मिलेगा। तो कलमकारी आप लोगों को याद होना चाहिए, कलमकारी हम लोग कलमकारी कहाँ का देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश का जो जो चित्रकारी था। वहीं पे सवाल पूछ लेगा चिकनकारी, कौन सा, चिकनकारी कहाँ की देखने को मिलेगी। तो चिकनकारी आप लोगों की देखने को मिलेगी हम लोगों को यूपी की देखने को मिलती है। इसके बाद में आपकी फुलकारी, कौन सी, फुलकारी, फुलकारी कहाँ की देखने को मिलेगी। तो ये फुलकारी आप लोगों की पंजाब की, कहाँ की, पंजाब की हमें देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद में आप लोगों का फिर आप लोगों के अल्पना हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पश्चिम बंगाल की हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का होगा। ठीक है, बिहार की एक फेमस है जिसका नाम है मधुबनी, कौन सी, मधुबनी, मधुबनी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये सारी आर्ट है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो हम लोगों को देखने को मिला था, निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। तो हमें श्री नीलम संजय रेड्डी, ऑप्शन नंबर ये भारत के सबसे युवा हम लोगों को यहाँ पर राष्ट्रपति देखने को मिले थे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 30 पर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा,
ये आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? बेहद सरल प्रश्न है, ये बोलना कि ये बिल्कुल सरल सवाल था। यदि किसी को ये पेपर सिंपल लगता है तो उससे रिक्वेस्ट है कि CBT 1 में बैठे और 35 क्वेश्चन से ज्यादा वो व्यक्ति ला कर दिखाए। यहाँ पर बोलना कि पेपर सिंपल है, जैसे मैंने बोल दिया कि ये बहुत सिंपल है। जैसे मैथ्स के कोई फैकल्टीज होते हैं कि वो आते हैं क्या हलवा सॉल्यूशन है कि रगड़ दिया हमने ऐसे। और भाई देखो क्या है कि जब है ना, जब पेपर विद्यार्थी देकर आता है, ये जब रूम में छोटे छोटे रूम में हम लोग स्टूडेंट बैठते हैं और बोलते हैं कि यार पेपर देखा, वो हम लोग कुछ तो हमको भी याद नहीं होते, हम भी इधर गूगल वगैरह से टिप टाप के बनाते सॉल्यूशन बनाते हैं और बोलते हैं क्या हलवा सॉल्यूशन है, क्या बकवास पेपर आया था। तो ये जो मास्टर बोलते हैं आप समझ जाइएगा कि मास्टर में वो विद्यार्थी के प्रति अभिरुचि नहीं रखता है। ठीक है, तो पेपर जैसा भी पेपर आए, पेपर टफ ही होता है, पेपर कभी सिंपल नहीं होता। सिंपल उसके लिए होता है जो अच्छे से तैयारी करता है, अच्छे से मॉक टेस्ट देता है, अच्छा कंपटीशन तैयार करता है। ठीक है, तो कभी ये मत बोलिएगा यार ये तो सिंपल क्वेश्चन। देखिए जो सिंपल क्वेश्चन होता है ना, उस पे भी हम लोगों को डाउट होते हैं। ठीक है, उस पे भी हम लोगों को डाउट होते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रहे कोई भी सवाल सिंपल नहीं है, हर एक सवाल टफ है और वो टफ ही हमारी परीक्षाओं में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? गोबी मरुस्थल किस कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में नहीं, यूरोप में तो कॉन्टिनेंट ही हमें आपके गोबी हमें मरुस्थल ही देखने को मिलते हैं। फिर आपके और फिर आपके अफ्रीका में हम लोगों को आप लोगों को सहारा मरुस्थल देखने को मिलेगा। आप लोगों का काला हरी, कौन सा? काला हरी का मरुस्थल देखने को मिलेगा। इसके बाद में नामीबिया, कौन सा? नामीबिया का मरुस्थल हम लोगों को देखने को मिलता। फिर आपके उत्तरी अमेरिका में आप लोगों का एरिजोना, कौन सा? एरिजोना का मरुस्थल हम लोगों को देखने को मिलता है। फिर आपके फिर आपकी एशिया की बात करेंगे तो आप लोगों का गोबी का मरुस्थल जो कि आप लोगों की मंगोलिया में देखने को मिलता है, या आपके एशियन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मरुस्थल है। फिर इसके बाद में आप लोगों का तकला माकन, कौन सा? तकला माकन का मरुस्थल हम लोगों को देखने को मिलता है। यह आप लोगों का हम लोगों को चीन में देखने को मिलेगा। इसके बाद में थार का मरुस्थल हमारे प्यारे भारत में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? तो जवाब होगा चेलिस्तान। क्या कहा जाता है? चेलिस्तान यहाँ पर कहा जाता है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो ये प्रमुख इसके हिसाब से है, तो ये गोबी का मरुस्थल ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। या आपके एशिया में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या देखने को मिलता है? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक कल्हण हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कौन सी भाषा में इसको लिखा गया था? तो आप लोगों की संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा में देखने को मिलेगा। चंद्र बराई क्या है? तो पृथ्वीराज रासो। कौन है? पृथ्वीराज रासो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इनकी बुक देखने को मिलेगी जयदेव है। तो गीत गोविंद, कौन दोस्तों? गीत गोविंद है, ये हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमें हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलते हैं। ठीक है, कश्मीर राजवंश के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी देती है राज तरंगिणी, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। फिर से कहूंगा, जो भी हमारे छोटे बड़े भाई सहपाठी जो भी हमारी क्लास को कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, यदि आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, आपकी काम की बात इस क्लास में हो रही, तो प्लीज इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, आपसे छोटे या बड़े भाई के नाते हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर लो, शेयर जरूर कर दो। आज का हम लोग टारगेट रखते हैं, शायद ये टारगेट मेरे लिए तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपका यदि समर्थन मुझे प्राप्त हुआ तो यह लक्ष्य बड़ा नहीं, हम लोग टारगेट करते हैं 1000 व्यू का। और ये एक दिन में नहीं बल्कि हम लोग 2 से 3 दिन का समय रखेंगे, क्योंकि एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत कम है हमारे चैनल पर। तो 2 से 3 दिन का 1000 व्यू का हम लोग टारगेट रखते हैं। अगर हो गया तो और कुछ बेहतर प्लान आप लोगों के लिए मैं जो कर पाऊंगा, तो आप सभी का साथ मुझे मिल रहा होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा?
क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो स्थायी सदस्य नहीं है, बात करेंगे यूएनओ की, तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा 24 अक्टूबर या आपके 1945 को स्थापना देखने को मिली थी, और इसका स्थायी सदस्य नहीं है। चीन हमें देखने को मिला था इसका, एक हम लोगों को चीन के बाद यूके यूनाइटेड किंगडम देखने को मिलता है, फ्रांस हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, यूएसए, और यूएसए के बाद में रूस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जापान हम लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। ये 5 ही स्थायी सदस्य यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिलते हैं। ठीक है, चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन नंबर 34 है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 552 यहाँ पर मैक्सिमम सीटें हम लोगों ने प्रावधान किया था कि 84 वाला संविधान संशोधन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था, और ये भी 2002 में, इस तक हम लोगों ने 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा की सीटें को हम लोग नहीं बढ़ा सकते, लेकिन लोकसभा की जो सीटें है 545 हम लोगों ने यहाँ पर निर्धारित किया था। चलिएगा शायद आज की क्लास के सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन की ओर, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? तो सभी के कौन से गुरु ने स्थापना किया था? तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना किया था। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में इनके द्वारा की जाती है, और इसका नेतृत्व कौन ने किया था? इसका नेतृत्व कौन ने किया था? तो बंदा बहादुर। कौन ने किया था? बंदा बहादुर ने यहाँ पर किया था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर दोनों हरगोविंद यहाँ पर लिख दिए गए हैं, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, और इसके बाद में गुरु तेग बहादुर, तो ये सिखों के, हमारे सिख धर्म के नौवे गुरु यहाँ पर माने जाते हैं। इनकी हत्या किनके द्वारा किया गया था? तो मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा। किनके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या की गई, यहाँ पर याद होना चाहिएगा। 2 सिख गुरु, एक सिखों के जो 5वें गुरु थे जिनका नाम था अर्जुन देव। कौन थे दोस्तों? अर्जुन देव थे। तो अर्जुन देव की भी हत्या यहाँ पर जहांगीर के द्वारा, किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? जहांगीर के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना यहाँ पर किया गया था। चलिएगा अंतिम प्रश्न होगा, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? ये लड़कियों के आत्मरक्षा कौशल विकसित करने के लिए, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल प्रदान करने के लिए, बालिकाओं की एक लघु जमा योजना। तो एक लघु जमा योजना हमें देखने को मिलती है, और बेटी पढ़ाओ और बेटी जो बचाओ का कार्यक्रम 2015 में जो हमें देखने को मिलेगा, उसी के अंतराल में यह योजनाएं हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और यह अंतिम प्रश्न है, और इस अंतिम प्रश्न का आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देना है। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? ये 4 ऑप्शन है। मैं आप सभी का चाहूंगा कि आपका जवाब चाहूंगा जो कमेंट बॉक्स में, और यदि हाँ आप लोगों को क्लास समझ में आए तो प्लीज क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। तो ये पेपर जो आपका 28/12 का हुआ था, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को देखने को मिला। और यदि कंटिन्यूसली आप इस क्लास से जुड़ रहे तो आप मान के चलिएगा, चाहे वो CBT 1 हो, CBT 1 में 33 क्वेश्चन से ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और CBT 2 में जरूर आप लोगों का फायदा होगा। हम लोग टारगेट करेंगे 40+ क्वेश्चन हम लोग CBT 2 में भी हम लोग यहाँ पे बना के आए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। जय हिंद।